हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी कब्ज और ऑप्शन डी शुगर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। स्टूडेंट्स को स्कूल में स्मार्टफोन लाने से नहीं रोक सकते, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। गाइडलाइन फॉलो करें, पॉलिसी बनाएं। ऑर्डर कॉपी शिक्षा निदेशालय भेजी गई। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लगा सकते, लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर पॉलिसी बनाए और उसकी निगरानी करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर नियम तय किए हैं। बता दें कि जज अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि वर्तमान में एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी हिस्सा बन गई है। स्मार्टफोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। स्मार्टफोन से बच्चे माता पिता से जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में स्मार्टफोन यूज करने के नियमों को तोड़ने पर सजा तय हो, लेकिन ये बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि स्कूल जरूरत पड़ने पर सजा के तौर पर स्मार्टफोन जब्त कर सकते हैं। दरअसल केंद्रीय विद्यालय के एक स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें स्कूल में स्मार्टफोन बैन लगाने की मांग की गई है। बता दें कि कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता बोली, रोहित शर्मा मोटे, सबसे बेअसर कप्तान, पार्टी के कहने पर पोस्ट डिलीट की। भाजपा बोली, राहुल की कप्तानी में 90 चुनाव हारे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। शमा मोहम्मद ने यह भी कहा कि रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान को एक सेल्फ मेड चैंपियन यानी रोहित का अपमान और बॉडी शेमिंग बताया। हालांकि बाद में कांग्रेस ने कहा कि हमारी पार्टी खेल हस्तियों का सम्मान करती है। पार्टी ने शमा से सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने को कहा है। इसके बाद शमा ने पोस्ट हटा ली। मायावती ने भतीजे आकाश को पार्टी से निकाला, कहा वे ससुर के इशारों पर काम कर रहे थे। 15 महीनों में 2 बार उत्तराधिकारी बनाया और हटाया। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी वह राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी अहंकारी हो गया है। बसपा सुप्रीमो ने एक दिन पहले ही आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और कहा था कि वे उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले हैं, वहीं परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। बता दें कि आकाश मायावती के सबसे छोटे भाई के बेटे हैं। उन्हें 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया गया। सबसे पहले 10 दिसंबर 2023 को उत्तराधिकारी बनाया गया। 7 मई 2024 को गलत बयानबाजी की वजह से सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई। 23 जून 2024 को फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, लेकिन 2 मार्च 2025 को उनसे फिर से जिम्मेदारियां छीन ली गई। 3 मार्च को उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। दिल्ली सीएम बोली, बजट सत्र 24-26 मार्च के बीच होगा। सुझाव के लिए मेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए, कहा हम हर वादे पूरे करेंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उनके साथ कैबिनेट के 6 मंत्री भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता ने बजट के लिए दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगा है। रेखा गुप्ता ने बताया कि हम दिल्ली की जनता का बजट लाना चाहते हैं, इसके लिए हमने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगा है। हमारे सभी मंत्री और विधायक भी लोगों से मिलेंगे और दिल्ली की बेहतरी के लिए लोगों से जरूरी सुझाव लेंगे। सीएम ने कहा कि सरकार छुट्टियों में भी काम कर रही है। सचिवालय में शनिवार और रविवार को भी अफसर काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहती हूं कि हमने जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। बजट के सुझाव के लिए उन्होंने ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट 25@delhi.gov.in और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। सीएम बोले, शराब नहीं दूध की दुकानें खुलनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुए। कुबेरेश्वर धाम में 3 दिन में 3 की गई जान।
कुबेरेश्वर धाम में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का समापन हो गया। शुरुआत 25 फरवरी को हुई थी। समापन में डॉक्टर सीएम मोहन यादव भी पहुंचे और उन्होंने मंच पर पहुंचकर पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि कुपोषण महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं से नहीं बल्कि गाय पालन से दूर होगा। मेरा मानना है कि शराब की दुकानों की जगह पर दूध की दुकानें खोली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि शिप्रा नदी बरसाती नदी है और मार्च के महीने में ही सूख जाती है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगला सिंहस्थ जब होगा तो हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि लोग शिप्रा के पानी में ही स्नान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबादिया को शो शुरू करने की इजाजत, कहा शो में केस पर टिप्पणी न हो, सभ्यता और नैतिकता बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो अपने शो में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाएंगे। यूट्यूबर ने कोर्ट में एक आवेदन दायर करके कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को हटाने की मांग की थी जिसमें शो को प्रसारित करने से रोक दिया गया था। दरअसल समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर अभद्र टिप्पणी के विवाद के बाद देश के कई शहरों में उन पर एफआईआर हुई थी। इसके बाद इलाहाबादिया के पॉडकास्ट द रणवीर शो में सेलिब्रिटीज ने आने से इनकार कर दिया था। इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिसमें मांग की गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज हो रही एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने 18 फरवरी को रणवीर की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और कहा था कि रणवीर और उनके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। चुनावी साल में शिक्षा का बजट 60,974 करोड़। 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू होगा और हर मूंग उड़द एमएसपी पर खरीदेगी बिहार सरकार। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश किया है। 40 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 52 नई घोषणाएं की हैं। नीतीश सरकार सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करेगी। वहीं स्वास्थ्य सुविधा में 20,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे और बड़े शहरों में पिंक बस सर्विस शुरू होगी जो कि महिलाओं के लिए होगी। इसमें ड्राइवर कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। सरकार की ओर से हर पंचायत में विवाह मंडप बनाया जाएगा जहां गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाएगी। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण देने के लिए हॉस्टल खुलेंगे। वहीं किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसपी पर और हर मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। भारत में 6300 डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत एमपी, यूपी समेत 8 राज्यों में हुआ सर्वे। भारत में वर्तमान में 6324 डॉल्फिन मौजूद हैं जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में स्थित हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में डॉल्फिन की मौजूदगी को लेकर सर्वे हुआ है। बता दें कि जारी किए गए सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या स्थिति के मुताबिक यह दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के सर्वे में से एक है, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा नदी डॉल्फिन की पूरी सीरीज को कवर करता है। इसके साथ ही ब्यास नदी में सिंधु नदी डॉल्फिन को भी शामिल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। 2021 से 2023 तक 8000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में सर्वे किया गया है। तेलंगाना टनल हादसा, 8 मजदूरों के रेस्क्यू का 10वां दिन। रडार सर्वे में सिर्फ मेटल दिखाई दिया। वैज्ञानिकों का सुझाव, बचत कार्य के लिए नई जगह तलाशें। तेलंगाना के नागकुरनूल में सुरंग ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का यहां 10वां दिन था। वैज्ञानिकों का सुझाव था कि अंदर फंसे हुए 8 लोगों को निकालने के लिए नई जगह तलाशनी चाहिए, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुदाई के लिए नई जगह ढूंढ रही है। हैदराबाद स्थित नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI ने सुरंग के अंदर लोगों का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया, जिसमें सिर्फ मेटल का पता चला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुरंग स्थल का दौरा किया और बचाव अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 8 फंसे हुए मजदूरों का सही स्थान अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है ताकि बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट की मरम्मत पूरी हो जाएगी, बचाव कार्य में तेजी आएगी। कन्वेयर बेल्ट सिल्ट निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी मदद सोमवार तक पूरी हो जाएगी।
पीएम मोदी का गुजरात दौरा, गिर में शेर देखने पहुंचे, फोटोग्राफी भी की। राजकोट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिल्ली हुए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर यहां सोमवार सुबह वे गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेरों को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने फोटोग्राफी भी की। पीएम मोदी के गिर पहुंचते ही वहां मोदी मोदी के नारे लगे। मोदी रात में सासण में रुके थे। बता दें कि गिर के सिंह सदन से लौटने के बाद मोदी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में वन्य जीवन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। राम मंदिर पर ग्रेनेड अटैक की साजिश, हरियाणा गुजरात पुलिस ने फरीदाबाद से आतंकवादी को पकड़ा। अयोध्या का रहने वाला है, रेकी कर चुका था। हरियाणा में फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकवादी 19 वर्षीय अब्दुल रहमान अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को अंजाम देने वाला था। वह फैजाबाद से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने आया था और वापस लौटकर उसने अटैक करना था। ये सारा काम वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी इसे आईएसआई के हैंडलर नहीं दिए थे। फरीदाबाद में वह नाम बदलकर छुपा हुआ था। हालांकि इससे पहले ही रविवार शाम को डीआईजी सुनील जोशी और डीएसपी एसएल चौधरी की अगुवाई में गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का इनपुट भी उनके काम आया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास 2 हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। पकड़ा गया अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर अयोध्या जिला फैजाबाद का रहने वाला है। वह यहाँ पर मटन शॉप चलाता है। स्टालिन बोले, तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चा पैदा करें वरना हमारे 8 सांसद कम हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी राज्य के लिए नुकसानदायक। उत्तराखंड के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले हम कहते थे आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। राज्य में जनसंख्या के आधारित परिसीमन होने से राज्य की जनसंख्या सीटें घट सकती हैं, जिससे राज्य का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तमिलनाडु की सफल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी अब राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। स्टालिन ने तमिलनाडु के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इसमें शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। आईपीएल में अब मौजूदा चैंपियन की जर्सी पर होगा गोल्डन बैज। केकेआर की होगी पहली टीम। खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में मौजूदा चैंपियन टीम की पहचान के लिए नया प्रयोग किया है। इसके तहत आईपीएल 2025 से अब हर संस्करण में मौजूदा चैंपियन टीम की जर्सी के बाजू पर आईपीएल का गोल्डन बैज लगा होगा। ऐसे में इस संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की टीम इस बैज को पहनकर मैदान पर उतरने वाली पहली टीम बनेगी। इस बैज को लेकर सभी टीमों में उत्साह नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दृष्टि बाधित व्यक्ति भी बन सकते हैं न्यायाधीश। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक सेवा नियम को रद्द करते हुए ऐसा फैसला सुनाया जिसे दृष्टि बाधित व्यक्तियों की बड़ी जीत बताई जा रही है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण न्यायाधीश सेवा से भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्य को दिव्यांगों के प्रति ऐसे भेदभाव को रोककर समावेशी ढांचा सुनिश्चित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कट ऑफ या फिर अन्य प्रतिक्रियात्मक बाधाओं जैसे अप्रत्यक्ष भेदभाव जो दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतियोगिता से बाहर करती है, उनको समानता सुनिश्चित करने के लिए देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पात्रता का आकलन करते समय उन्हें सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया है और कहा कि किसी भी उम्मीदवार को केवल उनकी दिव्यांगता के कारण विचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों में से एक नियम को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवार न्यायिक सेवा चयन में भाग लेने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1994 के नियम 6(a) के संबंध में स्वतः संज्ञान मामले में दिया है। कोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं को भी संबोधित किया।
महाकुंभ में सबसे अधिक महिलाएं अपनों से बिछड़ी, डिजिटल खोया पाया केंद्र से मिलाना हुआ आसान। खबर है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का 2025 का समापन हो गया है और अब वहां तंबू हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ पूरे 45 दिन तक चला, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। इसे भी 54,357 श्रद्धालु अपनों से बिछड़ गए, जिनको महाकुंभ के बाद भी खोया पाया केंद्रों की ओर से उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। महाकुंभ में खोए लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा निजी संस्थाएं भी काम संभाल रही है। महाकुंभ के अमृत स्नान पर मकर संक्रांति के दौरान 598, मौनी अमावस्या के दौरान 8,725 और बसंत पंचमी के 864 श्रद्धालु खो गए थे, जिन्हें मिलाया गया। इसके अलावा अन्य दिनों में 24,896 बिछड़े लोगों को मिलाया गया। प्रशासन ने पूरे महाकुंभ में 35,083 लोगों को मिलाया। बिछड़ने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की थी। आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया, गांजा बरामद। खबर है कि यहां महाकुंभ 2025 से चर्चा में आए अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बाबा ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढते हुए रिद्धि सिद्धि पार्क क्लासिक होटल पहुंची और पकड़कर थाने ले आई। बाबा के पास से पुलिस ने गांजा भी बरामद किया है, जिससे उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई के बाद बाबा ने मीडिया से कहा कि किसी ने पुलिस वालों को बोल दिया कि बाबा आत्महत्या करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उनके पास आ गए थे। बाबा ने बताया कि पुलिस को उनके पास से थोड़ा सा गांजा मिला है और उन्होंने पुलिस से कहा कि अगर प्रसाद पर केस करोगे तो महाकुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, सब पर करना होगा। ये तो भारत में सब जानते हैं। भारत में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों में हुई 48% की बढ़ोतरी। खबर है कि भारत के रोजगार बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। साल 2025 में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पिछले वर्ष की तुलना में 48% बढ़ गए हैं। ये उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी प्रमुख क्षेत्रों में हुई है। फाउंड इट द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों में से लगभग 25% फ्रेशर्स के लिए है और इससे साफ है कि आईटी, मानव संसाधन और एचआर क्षेत्र में शुरुआती करियर वाले पेशेवरों की मांग बहुत अधिक है। अनुभव के मामले में महिलाओं की नौकरियों का सबसे बड़ा हिस्सा 0 से 3 साल की श्रेणी यानी 53% में आता है। इसके बाद 4 से 6 साल 32% का स्थान है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे उद्योग में महिलाओं की नौकरियों का 34% हिस्सा है। क्या अमेरिका नाटो से बाहर निकल सकता है और भविष्य में इसके क्या होंगे परिणाम? खबर है कि इन दिनों दुनिया भर में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अमेरिका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से बाहर निकल सकता है। इसका कारण है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क ने 1 मार्च को अमेरिका के नाटो से बाहर निकलने के लिए अपना समर्थन दिया है। इसी तरह कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी नाटो में अमेरिका की सदस्यता पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद यहां मस्क ने एक्स पर एक यूजर के सुझाव का समर्थन किया, जिसमें लिखा था ये नाटो और यूएन छोड़ने का समय है। मस्क ने लिखा मैं सहमत हूं, हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया। यूटा के सीनेटर माइक ली ने कहा कि यह गठबंधन यूरोप के लिए बढ़िया सौदा है, लेकिन अमेरिका के लिए बुरा सौदा है। हमें नाटो से बाहर निकालो। दिलचस्प रूप से राष्ट्रपति ट्रंप भी नाटो के आलोचक रहे हैं। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के मुताबिक पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के दौरान ट्रंप ने गठबंधन को अप्रचलित कहा था और अगस्त 2019 में उन्होंने कहा था कि उन्हें नाटो की परवाह नहीं है। ट्रंप ने निजी तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर यूरोपीय संघ पर सैन्य हमला हुआ तो अमेरिका उसकी सहायता के लिए कभी भी आगे नहीं आएगा। आज का सुविचार, संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।